किसी भी देश की कहानी कुछ महीनों में कैसे लिखी जाती है। 2025 के आखिरी कुछ महीने भारत के लिए कुछ ऐसे ही थे, काफी हलचल भरे। तो चलिए सीधे देखते हैं कि कैसे इन चंद हफ्तों की घटनाओं ने देश के आने वाले कल की नींव रखी। तो इस सफर में हम देखेंगे क्या क्या। हम बात करेंगे देश की बड़ी नीतियों की, अर्थव्यवस्था की चाल पर नजर डालेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या नया हुआ वो समझेंगे, और हाँ, दुनिया में भारत की बढ़ती धमक को भी देखेंगे। साथ ही उन सम्मानों की भी बात करेंगे जिनसे देश का नाम रोशन हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं देश के अंदर की हलचल से। आखिर 2025 के अंत में भारत में चल क्या रहा था, देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा था, चलिए देखते हैं। एक बहुत बड़ा फोकस था भारत को दुनिया की फूड बास्केट बनाने पर, और इसी सिलसिले में दिल्ली में हुआ वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। यहीं पर एक बहुत बड़ी घोषणा हुई। TCPL यानी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने अगले 5 सालों में पता है कितना, पूरे 2000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। अब यह आंकड़ा इसलिए बड़ा है क्योंकि इसका सीधा असर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, रोजगार और किसानों की आय पर पड़ेगा। और ये विकास सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं था, पूरे देश में बड़े पैमाने पर काम हो रहा था। एक तरफ असम में 18,530 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मिले। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर था। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, सिस्टम में भी बदलाव हो रहे थे। जैसे चुनाव आयोग ने EVM बैलेट पेपर में एक अहम बदलाव किया। अब उम्मीदवार के नाम के साथ पार्टी का सिंबल भी दिखेगा। तो ये तो हुई देश के अंदर की बातें। अब जरा नजर डालते हैं आर्थिक मोर्चे पर। मतलब इकोनॉमी में क्या चल रहा था, पैसे से जुड़े कौन से बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव लिया। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए 1500 करोड़ रुपए की एक बड़ी स्कीम को मंजूरी दी। अब ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या है? देखिए, ये कोई आम खनिज नहीं है। ये है लिथियम कोबाल्ट, मतलब वो चीज़ें जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और भविष्य की ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। तो ये कदम असल में भारत को भविष्य की ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा दांव है। किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर आई। सरकार ने गेहूं, चना और मसूर जैसी कई रबी फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP बढ़ा दी। अब MSP में बढ़ोतरी का मतलब साफ है, करोड़ों किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर दाम मिलेगा, और इससे खेती में निवेश को भी बढ़ावा मिलता है। हम सब UPI यूज करते हैं, है ना? तो इससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट आई। NPCI ने, हाँ, वही संस्था जो UPI को मैनेज करती है, उसने अस्पतालों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए पेमेंट की लिमिट दोगुनी कर दी। पहले 5 लाख थी, अब सीधी 10 लाख रुपए। सोचिए, इससे बड़ी फीस और हॉस्पिटल बिल्स चुकाना कितना आसान हो गया होगा। अब बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की। ये एक ऐसा दौर था जहां एक तरफ पुराने को सलाम किया जा रहा था और दूसरी तरफ नए का जोरदार स्वागत। मतलब एक दिलचस्प संगम था पुराने और नए का। चलिए देखते हैं कैसे। ये तस्वीरें मॉडर्नाइजेशन की पूरी कहानी कहती हैं। एक तरफ लेजेंडरी MiG-21, जिसने 62 साल तक भारतीय वायुसेना की शान बढ़ाई, उसे विदाई दी गई। ये सच में एक युग का अंत था। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ भारत ने अगली पीढ़ी की ध्रुव क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मतलब साफ था, अतीत को सम्मान और भविष्य के लिए पूरी तैयारी। हेल्थ सेक्टर में भी एक जबरदस्त कामयाबी मिली। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नया एंटीबायोटिक बनाया, नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। अब ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू क्यों है? क्योंकि ये उन सुपर बग से लड़ने में कारगर है। मतलब वो बैक्टीरिया जिन पर आम दवाइयां असर करना बंद कर देती हैं। और ये सुपर बग्स पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हैं। और भविष्य की बात हो ही रही है, तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना कैसे पूरी होगी? भारत AI का ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है, और ऐसी तैयारी का एक बड़ा संकेत मिला जब 2026 में होने वाली AI इंडिया इम्पैक्ट समिट का लोगो लॉन्च किया गया। ये दिखाता है कि भारत इस टेक्नोलॉजी को लेकर कितना सीरियस है। अच्छा, ये तो हुई देश के अंदर की बातें, लेकिन दुनिया के मंच पर क्या हो रहा था? ग्लोबल स्टेज पर भारत कहाँ खड़ा था? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। मिलिट्री पावर की बात करें तो एक बहुत बड़ी खबर आई। WDMA की रिपोर्ट ने इंडियन एयरफोर्स को अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स का दर्जा दिया।
और ये रैंकिंग इसलिए खास है क्योंकि ये सिर्फ हवाई जहाज़ों की गिनती पर नहीं, बल्कि उनकी असल ताकत, मॉडर्नाइजेशन और लॉजिस्टिक्स जैसे कई पैमानों पर होती है। अब आते हैं पासपोर्ट की ताकत पर। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय पासपोर्ट 85वें नंबर पर रहा। इसका मतलब ये है कि भारतीय पासपोर्ट होल्डर 57 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। हाँ, ग्लोबल लेवल पर अभी और आगे जाना है, लेकिन ये रैंक भारत को साउथ एशिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट्स में से एक जरूर बनाता है। रैंकिंग्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन भारत डिप्लोमेसी के मैदान पर भी काफ़ी एक्टिव था। एक तरफ अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास जैसी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज, तो दूसरी तरफ रूस के साथ जापाड़ में भी हिस्सा लिया। साथ ही सिंगापुर जैसे देशों के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को और मजबूत किया। मतलब हर मोर्चे पर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को गहरा किया जा रहा था। और अब बात करते हैं उन लम्हों की जो हमेशा गर्व महसूस कराते हैं। चलिए उन लोगों और उनकी उपलब्धियों का जिक्र करते हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। 2025 के नोबेल पुरस्कारों ने एक बार फिर दुनिया की बेहतरीन प्रतिभाओं को सम्मानित किया। मिसाल के तौर पर मेडिसिन का नोबेल इस खोज के लिए दिया गया कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद हमारे शरीर पर हमला क्यों नहीं करता। सोचिए, ये ऑटो इम्यून बीमारियों को समझने में कितना बड़ा कदम है। साहित्य की दुनिया में भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने एक बड़ा सम्मान हासिल किया। उन्हें उनकी किताब के लिए प्रतिष्ठित ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज मिला। और ये किताब बहुत ही रेलेवेंट विषय पर है, पिछले 500 सालों का पर्यावरण का इतिहास। आज क्लाइमेट चेंज के दौर में ये एक बेहद जरूरी नजरिया है। और देश के अंदर भी टैलेंट को खूब सराहा गया। साइंस के क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों का ऐलान हुआ। स्वच्छ हवा के लिए इंदौर ने एक बार फिर बाजी मारी। और स्पोर्ट्स की बात करें तो हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को देश के सबसे बड़े खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा गया। क्या बात है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? 2025 के ये आखिरी महीने सिर्फ कुछ घटनाओं का कैलेंडर नहीं थे, ये एक कहानी थी। एक ऐसे भारत की कहानी जो मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता और ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बनाने के लिए एक साफ रणनीति के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, इन सभी घटनाओं में से वो कौन सी एक घटना है जिसका असर 2026 और उसके बाद भी सबसे ज्यादा महसूस होगा? ये सवाल सिर्फ भविष्य का अंदाजा लगाने के लिए नहीं है, बल्कि समझने के लिए है कि आज के फैसले कल की दुनिया को कैसे शेप देते हैं। इस पर सोचेगा जरूर।